सांसद महुआ मोइत्रा ये सवाल उठा रही हैं कि लोकसभा की जिस एथिक्स समिति ने उनके बर्खास्तगी की सिफारिश कर डाली है, यानी कि ये सिफारिश कर दी है कि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाए, वो रिपोर्ट संसद में पेश किए जाने से पहले आखिर अडानी टीवी के पास कैसे आ गई? यानी कि एनडीटीवी में यह रिपोर्ट कैसे छप गई? महुआ मोइत्रा ये सवाल उठा रही है। आपको याद होगा दोस्तों, एथिक्स समिति के सामने महुआ मोइत्रा हाजिर हुई थी। मामला था सवाल के बदले पैसा लेने का मामला। हालांकि अभी जांच एजेंसीज ने कुछ साबित नहीं किया है, मगर यह मामला बड़ा हुआ, एथिक्स समिति के सामने वो हाजिर हुई। एथिक्स समिति से आपको याद है, न सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं, उन्होंने वॉकआउट किया था यह कहते हुए कि एथिक्स समिति के जो अध्यक्ष थे वो महुआ मोइत्रा से निजी सवाल कर रहे थे। मसलन, आप रात को किससे बात करती हैं? पिछले 5 साल में आप किस किस होटल में किसके साथ रुकी हैं? आप जिस अपने दोस्त से बात करती हैं, क्या उनकी पत्नी को इस बात को लेकर आपत्ति है? इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए थे। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स समिति का विरोध किया था और अब 500 पन्नों की यह एथिक्स समिति की रिपोर्ट आ गई है दोस्तों, जिसमें महुआ मोइत्रा के बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। कानूनविद संजय हेगड़े भी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब अडानी टीवी नया संसद है? यानी कि संसद में रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले ही यह रिपोर्ट एनडीटीवी में आ जाती है, अडानी की टीवी में आ जाती है। सिर्फ एनडीटीवी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और परम मित्र हैं, देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी, उनके न्यूज चैनल में भी यह रिपोर्ट आ जाती है। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या इन रिपोर्ट्स के सहारे, इन एथिक्स समिति की रिपोर्ट्स के सहारे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना है? इन आधी अधूरी रिपोर्ट्स के जरिए क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो महुआ मोइत्रा है, दूसरी तरफ यह शख्स रमेश बिधूड़ी। आपको याद है, आप भूल गए, इस व्यक्ति ने कुंवर दानिश अली, बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली के बारे में क्या क्या नहीं कहा था? सुनिए फिर से। सिरे ले रहे हैं उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी और आज तक इनके बयानात के लिए इनको बुलाया तक नहीं गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, रमेश बिधूड़ी ने जो तमाम बातें की गई थी, उन्हें जेपी नड्डा ने तलब किया था, मगर तलब इसलिए नहीं किया गया था कि आपने कुंवर दानिश अली को आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा था। उन शब्दों को मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। बुलाया इसलिए गया था कि उसके बाद इन्हें राजस्थान भेजा जाना था, ताकि राजस्थान में जाकर वो भाजपा के लिए गुज्जर समुदाय के वोट जुटा सकें, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है भारतीय जनता पार्टी की सोच के बारे में, कि भाई उन्हें जरूरत है गालीबाज नेता की एक समुदाय के वोट्स जुटाने के लिए। मुझे लगता है कि ये हमारे गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं उनका अपमान है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसने संसद के अंदर संसदीय इतिहास की तमाम मर्यादाओं को उल्लंघन कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। और यह व्यक्ति बार बार कहता रहा है, इस व्यक्ति ने बार बार कहा है, इस व्यक्ति ने महिलाओं के बारे में अपशब्द कहे हैं, महुआ मोइत्रा के बारे में इस व्यक्ति ने अपशब्द कहे हैं, लगातार कहे हैं, बार बार कहे हैं, और इस व्यक्ति पर अब तक कोई एक्शन नहीं। मगर दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा के खिलाफ उनकी लोकसभा सदस्यता को बर्खास्त करने की बात यहां पर चल रही है, यहां पर सिफारिश दे दी गई है। और आप देख सकते हैं कि संसद के अंदर सत्ता पक्ष के सांसद जो मर्जी करें, जो मर्जी कहते रहें, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। निशिकांत दुबे मेरे बारे में, रोहिणी सिंह के बारे में और स्वाति चतुर्वेदी के बारे में अनर्गल झूठ बोलता रहता है। उसे मालूम है कि मुझे संसद का संरक्षण हासिल है और वो झूठ बोलकर निकल जाता है। पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उसे लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटाते हैं, मगर फिर उसे दोबारा बहाल कर देते हैं। यह फर्क दिखाई दे रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच। और आज एक पूर्व जज मदन लोकुर कुछ सवाल उठा रहे हैं दोस्तों, और यह सवाल किसी और से नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट से हैं।
एक लाइन में कहा जाए, मदन लोकुर ने यह कहा है कि जांच एजेंसीज विपक्ष के नेताओं को अनर्गल मामलों में जेल में डाल देती है, आधे अधूरे चार्जशीट पेश करती है, वो लोग महीनों जेल में पड़े रहते हैं, मगर उन आधे अधूरे चार्जशीट्स के लिए, आधे अधूरे आरोप पत्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसीज को लताड़ नहीं लगाती। विपक्ष के नेता सड़ते रहते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। मदन लोकुर के जो शब्द है ना, एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा। मदन लोकुर किसी और को नहीं, सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? Court seem to have forgotten basic principle of grant or refusal of bail former Supreme Court Judge मदन लोकुर। मदन लोकुर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेल के बुनियादी सिद्धांतों को भूल गया है। वो आगे क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। वो कहते हैं अदालतें जो बुनियादी सिद्धांत हैं बेल का, वो भूल गए हैं। आगे मदन लोकुर ये कहते हैं कि यह बहुत ही खेदजनक है कि जिस तरह से न्यायपालिका जांच एजेंसीज के मंसूबों को नहीं देख पा रहे हैं, किस तरह से जांच एजेंसीज आधे अधूरे चार्जशीट पेश करते हैं और न सिर्फ आधे अधूरे आरोप पत्र दाखिल करते हैं, बल्कि जो बुनियादी दस्तावेज हैं वो भी नहीं जारी करते, मगर इसके बावजूद विपक्ष के सांसद जेल में सड़ते रहते हैं। और उनका यह मामला क्यों आया मैं आपको बताता हूं। मनीष सिसोदिया, याद कीजिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिरह के दौरान, बहस के दौरान, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा था कि एक ऐसा मामला है कि 2 मिनट भी यह केस नहीं टिक पाएगा। अदालत ने अपने आदेश में यह तक कहा था कि हमारे पास इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत दी गई, 100 करोड़ की रिश्वत दी गई, इस बात के भी सबूत नहीं है। उन्होंने यह कहा कि नहीं, मगर चूंकि शराब बेचने वालों को 338 करोड़ का फायदा हुआ, तो इन 338 करोड़ रुपए को प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम माना जाए, यानी कि अपराध से की गई कमाई मानी जाए इस 338 करोड़ को। और मेरा एक बहुत ही विनम्र सवाल जो मैंने पूछा था अपने कार्यक्रम में माननीय जजेस से, कि अगर आपको लगता है कि 338 करोड़ का जो फायदा हुआ है शराब बेचने वालों को वो आपराधिक कमाई है, तो आपने सिर्फ कुछ शराब के विक्रेताओं पर एक्शन क्यों लिया? आपको सबको जेल में बंद कर देना चाहिए, आपको सब पर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर जांच एजेंसीज ने ऐसा किया नहीं। यही सवाल मदन लोकुर उठा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही कड़ी शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वो आगे क्या कहते हैं? पुलिस पहले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद एक गंभीर जो है जांच शुरू होती है, एक आधी अधूरी चार्जशीट दायर की जाती है और उसके बाद एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाती है और इसमें भी दस्तावेज अधूरे होते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कुछ अदालतें इस पूरे मंसूबे को नहीं देख पा रही हैं, कुछ अदालतें कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका जागें और इस हकीकत को पहचाने। मदन लोकुर यह भी कहते हैं कि इससे पहले अदालत में कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट को या तमाम अदालतों को इन्हीं फैसलों में दोबारा जाकर इन मामलों पर फैसला करना चाहिए। इससे पहले, यानी कि अतीत में लिए गए उन फैसलों पर अगर सुप्रीम कोर्ट गौर करती तो मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाती। ऐसी ढेरों मिसालें हैं दोस्तों। इस वक्त मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सिद्दीक कपन 2 साल तक यह व्यक्ति आतंकवाद की धाराओं में बंद था। मामला क्या था कोई नहीं जानता, मगर 2 साल तक यह जेल में रहा। डॉक्टर कफील खान 9 महीने तक रासुकार, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इन्हें जेल में बंद किया गया, मगर जब इन्हें रिहा किया गया तो खुद अदालत ने कहा कि जो भाषण जिसके बुनियाद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कफील खान को जेल में बंद कर दिया था, उस भाषण को तो सांप्रदायिक एकता की मिसाल माना जाना चाहिए, यानी कि लोगों को करीब लाने का वो भाषण था, मगर उस भाषण के आधार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कफील खान को जेल में डाल दिया। मगर मैं सवाल अदालतों से ये पूछना चाहता हूं, आपने फैसला 9 महीने बाद सुनाया
उसी तरह से सिद्दीक कप्पन के मामले में आपने फैसला 2 साल बाद सुनाया। उमर खालिद कई सालों से जेल में बंद है, कोई नहीं जानता कि यह मामला क्या है। सबसे शॉकिंग बात, उमर खालिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई 1 नहीं 2 नहीं 3 बार स्थगित कर चुकी है, 3 बार मुलतवी कर चुकी है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं, जो उनके वकील हैं, कि एक बार यह मामला बहस में आ जाए तुरंत उमर खालिद को बेल मिल जाएगी। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या यही वजह है कि इसे बार बार स्थगित किया जा रहा है? यानी कि आप न्यूज क्लिक के संस्थापकों पर आतंकवाद की धाराओं में केस लगा दें। आज तक चाइना से क्या पैसा आया है, नहीं आया, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, न्यूज क्लिक मामले में भी ईडी इसकी जांच कर रही थी, प्रवर्तन निदेशालय। उन्हें आज तक 2021 में रेड मारी गई थी न्यूज क्लिक पर, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है दोस्तों, आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। मगर मोदी सरकार जानती है, आप जैसे किसी पर यूएपीए यानी आतंकवाद की धाराओं में केस करते हैं तो फिर वो व्यक्ति गया जेल में 6 महीने के लिए या कम से कम 2 साल के लिए। हमारे सामने जितनी भी मिसालें हैं यूएपीए की, सब लगभग कम से कम 2 साल जेल में रहने की है। यही सवाल मदन लोकुर भी उठा रहे हैं। मगर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ मदन लोकुर को सुनेंगे? क्या यह जरूरी नहीं हो जाता कि किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? न्यायपालिका अपने अतीत में दिए गए फैसलों पर विचार नहीं कर रही है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, वो ढेरों सवाल खड़े कर रहा है। मगर मैंने अक्सर अपने कार्यक्रमों में कहा है दोस्तों, ये जो पोटा है जो बाद में जाके यूएपीए बन गया, ये तो लाई कांग्रेस थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने कानून थे कांग्रेस लेकर आई थी दोस्तों, और अब उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके नेताओं पर निशाना साधने के लिए। आज भाजपा जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रहा है ना, वो वक्त आएगा दोस्तों, और लिख लीजिए आज, वो वक्त आएगा जब इन्हीं कानूनों, इन्हीं केसेस के जरिए भाजपा निशाने पर होगी, और तब आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है, तब आपकी आवाज बुलंद करने कोई नहीं आने वाला है सिवाय बीजेपी के। क्योंकि आपने विपक्ष को, पत्रकारों को जो सत्ता से सवाल करते हैं, इस कदर परेशान किया है, इस तरह उनको निशाने पर लिया है कि आप ये भूल गए हैं सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। आप उस जिम्मेदारी से कई मील दूर हो गए हैं, कोसों दूर हो गए हैं, जो अपने आप में शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन लोकुर की इन बातों पर गौर करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।